तो नमस्कार। आज हम बात करेंगे इज़राइल और फ़िलिस्तीन की जो वॉर हो रही है उसके बारे में। जो भी कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे है वो कैसे शुरू हुआ, क्या मेन उसका रीज़न है, कहाँ से इज़राइल बना और ये कॉन्फ्लिक्ट्स हुए कैसे। 8 साल पहले यहूदी अलग-अलग जगहों पे रहा करते थे। जो ज्यूज़ हैं वो पूरी दुनिया में अलग-अलग जगह पे रहा करते थे। उनकी कोई स्पेसिफ़िक कंट्री नहीं थी। उनके बारे में बहुत सारी हेट क्राइम्स होते थे, बहुत सारा उनके बारे में गलत धारणाएँ थी, तो हमेशा से उन पे अत्याचार होते ही रहे थे। और धीरे-धीरे जो दुनिया भर के ज्यूज़ थे, उन्होंने इस बारे में ये सोचा कि अपनी एक खुद की कंट्री होनी चाहिए, खुद की एक ऐसी जगह होनी चाहिए, जो सिर्फ़ यहूदियों की हो। इसके लिए उन्होंने 1881 की टाइम में एक माइग्रेशन चालू किया, जो धीरे-धीरे था फ़िलिस्तीन की तरफ। अब फ़िलिस्तीन की तरफ ही वो क्यों गए, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि फ़िलिस्तीन में एक जगह है जिसका नाम है यरूशलेम। यरूशलेम जो है वो 3 धर्मों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। एक है ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और मुस्लिम धर्म। इनकी सबसे पवित्र जगहों में से एक है। तो जिस समय इन्होंने ये माइग्रेशन शुरू किया, उस समय फ़िलिस्तीन पूरा का पूरा फ़िलिस्तीन था। वहाँ कोई इज़राइल, वेस्ट बैंक, गाज़ा पट्टी कुछ नहीं हुआ करता था। वो पूरा का पूरा फ़िलिस्तीन था और ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता था। धीरे-धीरे यहूदियों ने वहाँ पे माइग्रेट होना शुरू किया, आने लगे, बसने लगे। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो ब्रिटिश एम्पायर ने उनको एक यहूदियों को वादा किया कि हम आपके लिए एक अलग से कंट्री बनाएँगे। हम आपके लिए एक स्पेसिफ़िक सिस्टम बना के देंगे जिसमें कि एक नई कंट्री होएगी जो सिर्फ़ यहूदियों के लिए होएगी। यहूदियों ने उनका साथ भी दिया, ज्यूज़ ने पूरा का पूरा साथ दिया, लेकिन जब 1918 के अराउंड में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, ऑटोमन एम्पायर से वो लोग जीत गए, तो पूरे के पूरे फ़िलिस्तीन को उन्होंने अपने ही कंट्रोल में रख लिया। लेकिन ज्यूज़ तो वहाँ पे धीरे-धीरे माइग्रेट हो ही रहे थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ, आप हिटलर के बारे में जानते हैं, ज्यूज़ से वो कितनी नफ़रत करता था, कितने बड़े पैमाने पे उसने ज्यूज़ को मारा। अब उस समय धीरे-धीरे जो ये माइग्रेशन हो रहा था, वो अब अपनी चरम पे आ गया। अब जो ये मूवमेंट था, इसको 1947 में फ़िलिस्तीन नेशनलिस्ट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब जब ये होने लगा तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भाई हमारे बस का नहीं है ये देश बना के देना या कुछ करके देना। तो उन्होंने ये ज़िम्मेदारी यूनाइटेड नेशंस के ऊपर डाल दी। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि भैया ठीक है, ओके, नो इश्यूज़, अगर आप कह रहे हो तो हम बना के दे देते हैं। उन्होंने एक बँटवारा किया और पूरे के पूरे फ़िलिस्तीन को 3 हिस्सों में बाँट दिया। एक है पूरा ज्यूज़ का इलाका, एक फ़िलिस्तीन के लिए वेस्ट बैंक और एक गाज़ा पट्टी का इलाका। लगभग 55% उन्होंने ज्यूज़ को दिया और 45% जो था वो फ़िलिस्तीन के हिस्से में दे दिया। और लेकिन अब इनके बीच में एक यरूशलेम भी था। अब बिकॉज़ ये सिर्फ़ यहूदियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ फ़िलिस्तीनियों के लिए नहीं है, ये 3 धर्मों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ़ यरूशलेम का जो इलाका है, वो इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगा, उस पे किसी का कोई हक नहीं होगा। इस तरीके से 1948 में यहूदियों का एक देश बनता है। फर्स्ट टाइम उसका नाम रखा जाता है इज़राइल। तो 1948 में इज़राइल का जन्म होता है। 1948 में इज़राइल के फॉर्म होने के बाद में जितनी भी अरब कंट्रीज़ थीं, वो उसको वैलिडेशन नहीं देती हैं। वो उसे कंट्री मानने से इनकार कर देती हैं और बल्कि में इज़राइल के खिलाफ युद्ध छेड़ देती हैं, जिसको फर्स्ट अरब इज़राइल वॉर के नाम से जाना जाता है। लेबनान, सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन, सारी अरब मतलब 5 अरबिक कंट्रीज़ होती हैं, जो इज़राइल के खिलाफ जंग लड़ती हैं। 1948 में शुरू हुई ये वॉर 1949 में ख़त्म होती है, जिसमें समहाउ इज़राइल जीत जाता है। लेकिन जो हिस्से यूनाइटेड नेशंस ने किए थे फ़िलिस्तीन के, अब उनमें से गाज़ा पट्टी आ जाता है इजिप्ट के पास और वेस्ट बैंक को कंट्रोल में ले लेता है जॉर्डन। सो टेक्निकली अब पूरे के पूरे फ़िलिस्तीन में फ़िलिस्तीनियों के लिए कोई जगह नहीं है। अब उसे इज़राइल में यहूदी लोग कंट्रोल कर रहे हैं, वेस्ट बैंक में जॉर्डन कंट्रोल कर रहा है और गाज़ा पट्टी को इजिप्ट कंट्रोल कर रहा है। इस पूरे प्रोसेस में 7 लाख फ़िलिस्तीनी जो होते हैं, उनको इस जगह को छोड़ के जाना पड़ता है, जिसको 1948 फ़िलिस्तीनियन एक्सोडस भी कहा जाता है।
1967 में फिर से अरब इजराइल वॉर होता है, जिसे सेकंड अरब इजराइल वॉर के नाम से जाना जाता है। सिर्फ 6 दिन के लिए चलता है ये वॉर, लेकिन इसमें जब इजराइल जीतता है तो वो गाजा को तो अपने कब्जे में लेता ही है, वेस्ट बैंक को भी अपने कब्जे में ले लेता है, इवन इजिप्ट का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक पेनिनसुला होता है जिसको वो अपने कब्जे में ले लेता है। अब इस 1967 की लड़ाई के बाद में पूरा का पूरा एरिया, फिलिस्तीन का एरिया जो है वो एक तरह से इजराइल का हो चुका होता है। इवन वो, जैसा कि मैंने बताया कि इजिप्ट का भी काफ़ी हिस्सा अपने कब्जे में ले चुका होता है। लेकिन इसी बीच में, जैसा कि मैंने बताया कि फिलिस्तीनियों के लिए कोई जगह नहीं बची थी, तो 1964 में फिलिस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO का जन्म होता है। और वो अपने जैसे पहले इजराइल या यहूदी थे, वो अपनी कंट्रीज के लिए, अपनी कंट्री बनाने के लिए लड़ रहे थे, अब फिलिस्तीनी जो है वो अपनी कंट्री बनाने के लिए एक मूवमेंट चालू करते हैं कि भैया हमको भी तो जगह दो। पूरा का पूरा फिलिस्तीन था, उसको हिस्सों में बांट दिया, यहूदियों को दे दिया, इजराइल बन गया। अब बाकी इजिप्ट ने कब्जा कर लिया, इन्होंने कब्जा कर लिया, अब वापस पूरा इजराइल ने कब्जा कर लिया, लेकिन फिलिस्तीन के लिए कहाँ कोई रह गया। अब जो ये फिलिस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1964 में, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मानसिकता वाली थी। उनका ये कहना था कि इजराइल को ख़त्म ही कर दो। इसलिए काफ़ी लोग उनको एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, उनका साथ नहीं देते, और लड़ के वो दरअसल इजराइल से जीतना चाह रहे थे। 1973 में फिर से अरब इजराइल वॉर होता है, लेकिन इसका जियोग्राफी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता खास। अब 1974 में जो यूनाइटेड नेशंस है वो PLO को मान्यता दे देता है, फिलिस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता देता है कि ये एक जेन्युइन मूवमेंट है, बिकॉज वो अपना देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं, खुद का देश बनाने के लिए लड़ रहे हैं। तो जो ये पूरा का पूरा केस होता है, यूनाइटेड नेशन जब उसे मान्यता देता है 1979 में इजिप्ट और इजराइल में एक पीस टॉक होती है। ये एक सक्सेसफुल भी रहती है। इजिप्ट पहला ऐसा अरब देश बनता है जो कि इजराइल को एज ए कंट्री मान्यता देता है, और इसके बदले में इजराइल ने जब सेकंड वॉर के टाइम पे इजिप्ट का जो हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था उसको छोड़ देता है। अब ये जो चीज़ थी ये बहुत बड़ी थी, ये कन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए। इसके लिए अगर कहा जाए तो जो इजिप्ट के और इजराइल के PM थे उस समय के, उनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया जाता है। लेकिन जो इजिप्ट के PM थे, इजिप्ट के लोग, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, वो इस चीज़ का बहुत बुरा मानते हैं, और 6 अक्टूबर 1981 में इजिप्ट के PM की गोली मार के हत्या कर दी जाती है एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा। 1992 में यित्सिक रबीन इजराइल के PM बनते हैं, और वो पहले ऐसे PM थे इजराइल के जो PLO को मान्यता देते हैं। अब 1993 में ओस्लो एकॉर्ड होता है, जिसमें कि वो फिलिस्तीन को बनाने की बात को भी मान लेते हैं, जो यित्सिक रबीन थे। पहली बार 1994 में फिलिस्तीन की गवर्नमेंट बनती है, उसका नाम फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी रखा जाता है। लेकिन जब तक ये सारे के सारे काम हो रहे थे, यानी कि 1979 में ये इजिप्ट और इजराइल के बीच में शांति हुई थी, सब कुछ हुआ था। उसके बाद जो पूरा का पूरा वेस्ट बैंक का और गाजा का इलाका था, वहाँ से वेस्ट बैंक बहुत बड़ा इलाका है, उसमें धीरे धीरे यहूदियों ने जाके बसना शुरू कर दिया था, और काफ़ी सारे मेन अपने जगहें बना ली थी, घर बना लिए थे, इंडस्ट्रीज बना ली थी, सड़कें वगैरह सब कुछ बना ली थी। जो 1994 में फिलिस्तीनियन गवर्नमेंट बनती है, वो ये बात जानते थे कि जो पहले का फिलिस्तीन था ऑटोमन एम्पायर के टाइम का, ये वो फिलिस्तीन नहीं है। इसमें इजराइल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और जो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी देने की बात चल रही है, गाजा पट्टी तो चलिए फिर भी फिलिस्तीनियों के लिए है, जो वेस्ट बैंक का इलाका है उसमें बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो पूरी तरीके से
इज़राइल के कब्ज़े में है, एक तरीके से कहा जाए तो वहाँ पे बहुत सारे यहूदी, बहुत सारे इज़राइली रहते हैं परमानेंट तौर पे। तो उसका क्या किया जाए? उसके लिए वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में बाँटा जाता है। एरिया 1 जहाँ पे सिर्फ फ़िलिस्तीनी लोग ही रहते हैं और पूरी तरीके से फ़िलिस्तीन गवर्नमेंट का राज होगा। एरिया बी जहाँ पे फ़िलिस्तीनी और इज़राइली दोनों लोग रहते हैं, तो वहाँ पे दोनों गवर्नमेंट का मिला-जुला अधिकार रहेगा। और एरिया सी जिसमें कि सिर्फ इज़राइली लोग रहते हैं और मैक्सिमम इज़राइली लोग रहते हैं और वहाँ सिर्फ और सिर्फ इज़राइली गवर्नमेंट का ही अधिकार होगा। अब ये जो होता है 1994 में अकॉर्ड, ओस्लो अकॉर्ड, इसके लिए यासिर अराफात जो फ़िलिस्तीन के थे और यित्ज़हाक रबीन जो इज़राइल के थे, इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिलता है। वैसे तो अगर कहा जाए तो यित्ज़हाक रबीन जो थे, मैंने जो एकदम बिल्कुल शुरू में कहा था कि 1994 में जो ये बंटवारा हुआ था, इससे एक तरीके से ये मान लीजिए कि दोनों के बीच में शांति होने की संभावनाएं बन गई थी कि भाई इज़राइल का अपना इलाका हो गया, फ़िलिस्तीन का अपना इलाका हो गया, अब सब शांति से रहो, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जो कट्टरवादी यहूदी थे, ज्यूस थे, उन्हें यित्ज़हाक रबीन की ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। इस वजह से 1995 में यित्ज़हाक रबीन की गोली मार के हत्या कर दी जाती है। अब इससे पहले 1987 में जो फ़िलिस्तीनी थे, उनका एक ग्रुप बनता है एक्सट्रीमिस्ट का, जिसको हमास का नाम दिया जाता है। ये लोग जो पीएलओ थे, फ़िलिस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इससे एक तरह से नफरत करते थे। वो ये कहते थे कि जो पीएलओ है ये बहुत नरम किस्म के लोग हैं, इनसे कुछ काम नहीं होगा, ये लोग कुछ कर नहीं सकते, हमको ही फ़िलिस्तीन को आज़ाद कराना होगा और वो हम लड़ के, गोली मार के किसी तरीके से हासिल कर लेंगे। इवन जो 96 में अकॉर्ड हुआ था, जब इलेक्शन हुए थे, तो उन्होंने उसमें भी हमास ने काफ़ी दंगा, गोलीबारी, ये सब कुछ किया था। अब जब ये बंटवारा हो गया, फ़िलिस्तीन बन गया, इज़राइल बन गया, गाज़ा पट्टी वाला इलाका आ गया, इलेक्शंस हो गए, तो 2002 में जो हमास था उसने फ़िलिस्तीन के अंदर ही दंगे चालू कर दिए कि हमको और ज़्यादा हिस्सा चाहिए, हमको पूरा का पूरा वेस्ट बैंक चाहिए, हमको फ़िलिस्तीन बहुत बड़े तौर पे चाहिए। अब इनके दंगों की वजह से इज़राइल ने क्या किया, जो वेस्ट बैंक का इज़राइल कंट्रोल्ड एरिया था, उसने वहाँ पे दीवारें बना दी, चेक पोस्ट लगा दिए और वहाँ पे फ़िलिस्तीनियों का आना ही एक तरीके से मुश्किल हो गया। अब 2006 में फिर से इलेक्शन होते हैं। इस बार इलेक्शन में हमास भी उतरता है और चांस की बात है कि हमास जीत भी जाता है। लेकिन इसके बाद 2006 में वो लोग जीतते हैं। 2007 में फ़िलिस्तीन के अंदर गृहयुद्ध की जैसी स्थितियां हो जाती हैं। 2007 में जो एक्सट्रीम फ़िलिस्तीनी लोग थे वो हमास का साथ देते हैं और जो फ़िलिस्तीन नॉर्मल पीएलओ वाले थे वो नॉर्मल तरीके से उनका विरोध करते हैं। इसको बैटल ऑफ गाज़ा भी कहा जाता है, जो 2007 में ये सब हुआ था। अब 2007 की इस गृहयुद्ध के बाद में फ़िलिस्तीन ही दो भागों में बढ़ जाता है। एक हो गया गाज़ा का और एक हो गया वेस्ट बैंक का। अब गाज़ा जो है, इस गाज़ा स्ट्रिप पे पूरी तरीके से हमास का राज है सॉरी, और जो वेस्ट बैंक का इलाका है वहां पे पीएलओ का राज है। अब कहने को तो गाज़ा स्ट्रिप में हमास एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे और उस तरीके से है, लेकिन वो एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के तौर पे ही वहाँ पे अपना अधिकार बना के बैठे थे। आज की डेट में जो कहा जाता है कि फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच की जंग है, वो अगर सच में कहा जाए तो हमास और इज़राइल के बीच की जंग है, क्योंकि फ़िलिस्तीन का जो वेस्ट बैंक वाला हिस्सा है वो कभी भी इज़राइल के ऊपर रॉकेट अटैक, गोलीबारी या बमबारी ऐसा कुछ नहीं करता। जो ये सब कुछ हो रहा है ये गाज़ा से, जो फ़िलिस्तीन का गाज़ा वाला हिस्सा है, हमास कंट्रोल्ड हिस्सा है, आज की डेट में भी वहीं से सारी की सारी लड़ाई हो रही है। अब ये अगर कहा जाए कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है?
क्योंकि जो हिस्सा वेस्ट बैंक का फ़िलिस्तीन को दिया गया है, जो फ़िलिस्तीन के पास में है, आप ये मान के चलिए कि एक बहुत एक बहुत बड़े हिस्से में छोटी-छोटी जगहें हैं जो फ़िलिस्तीन के पास में हैं। उसको किस तरीके से बाँटा जाए, किस तरीके से उसका हल निकाला जाए, ये बहुत मुश्किल है। अगर आप कहें तो गाज़ा पट्टी जो है वो तो पूरा का पूरा एक तरीके से उसके कब्ज़े में आता है, हमास के और उसके, लेकिन जो वेस्ट बैंक का फ़िलिस्तीन का हिस्सा है, उसमें बहुत बड़े हिस्से में इज़राइल है और छोटे-छोटे हिस्सों में फ़िलिस्तीन है। तो इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। और आज की डेट में अगर कहा जाए, ये कहा जाता है कि हमास ने हमला कर दिया इज़राइल के ऊपर, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए। अब इज़राइल गाज़ा के ऊपर हमला कर रहा है, उसमें कई लोग मारे जा रहे हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सट्रीमिस्ट की हुई चीज़ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कट्टरवादी सोच का परिणाम है, जिसने इतने सारे मासूम लोगों की जान ले रखी है। आज भी ये युद्ध चल रहा है और कब तक चलेगा कहा नहीं जा सकता। क्या इसका रिज़ल्ट निकलेगा, अब देखा जाएगा। लेकिन अगर 1994 के उस समझौते को एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी एक्सेप्ट कर लेते और वहाँ शांति बना लेते, तो शायद आज की डेट में ये युद्ध ना हो रहा होता। लेकिन ये भी सही है कि इतने बड़े फ़िलिस्तीन को अब छोटे-छोटे हिस्सों में बाकी रह गया है वो सिर्फ़। तो कौन सही है, कौन गलत है, ये आप लोग ही डिसाइड करें। बट ये था पूरा कहानी इज़राइल के बनने का और इनकी लड़ाई के रीज़न का। आपसे मिलते हैं अगली बार।